बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप बीएस मैथमेटिक्स के कोर्स वेक्टर्स एंड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 20 देख रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है वो इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस है यानी तीन फोर्सेस जो एक पार्टिकल पे एक्ट कर रही हैं। जब आपसे क्वेश्चन में यूँ कहा जाता है ना कि एक पार्टिकल पे फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। तो पहले जनरली देख लें इक्विलिब्रियम। अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। अब यहाँ पे देखें पार्टिकल का जिक्र है ना, इसका मतलब है कंकरेंट फोर्सेस की बात हो रही है। तो कंकरेंट फोर्सेस में इक्विलिब्रियम बहुत आसान है कि वेक्टर सम जो है फोर्सेस का वो जीरो हो, यानी उनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो। कंकरेंट फोर्सेस में आपको बताया था कि जो रिजल्टेंट है वो सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ही होता है ना। तो if P1, P2 up to Pn are the coplanar forces, for example, अगर आपको coplanar forces given है acting on a particle जो concurrent भी हैं, यानी आर्टिकल 2.1 की बात हो रही है, R is their resultant, then the particle is in equilibrium if and only if their resultant is zero, यानी sum of the forces is zero। ये concurrent और coplanar forces की भी बात हो रही है वैसे concurrent forces के लिए जनरली भी ये बात ठीक है, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें एक्चुअली ना ज़्यादातर कोप्लेनर फोर्सेस हैं। तो उसके लिए ये वाली बात लिखी है कि लेट एक्स एंड वाई बी द रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ द रिजल्टेंट अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब क्योंकि कोप्लेनर फोर्सेस हैं तो दो ही कंपोनेंट्स बनेंगे ना, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो फिर ये रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे इज इक्वल टू जीरो। और ये जो राइट पे जीरो वेक्टर है ये क्या होगा, जीरो आई प्लस जीरो जे। दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं, उनका मतलब है वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स जो है वो भी इक्वल होगा, मतलब एक्स कंपोनेंट भी जीरो होगा और वाई कंपोनेंट भी जीरो होगा इक्विलिब्रियम के लिए। फॉर इक्विलिब्रियम एक्स कंपोनेंट यानी रिजॉल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस भी जीरो होगा और अलोंग वाई एक्सिस भी जीरो होगा। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं कॉन्करेंट फोर्सेस के इक्विलिब्रियम के हवाले से। तो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस कि अगर अब हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तीन फोर्सेस के बारे में कि तीन कॉन्करेंट फोर्सेस हैं वो इक्विलिब्रियम में कब होंगी। पढ़ते हैं, ये मशहूर थ्योरम है, लेमीज थ्योरम, कि इफ अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस। अब देखें पार्टिकल की बात हुई ना, यानी कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस देन द फोर्सेस विल बी कोप्लेनर and the magnitude of each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces। यानी अगर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है ना, उस पर तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो पहली बात यह है कि वो फोर्सेस लाजमन कोप्लेनर होंगी। दूसरी बात यह है कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही होंगी कि हर एक का मैग्नीट्यूड जो है ना वो बाकी दो के दरमियान जो एंगल बन रहा है उनके साइन के साथ प्रोपोर्शनल होंगी। तो प्रूव करते हैं इसको। वो जो तीन फोर्सेस जिनका जिक्र स्टेटमेंट में हुआ उनका नाम हमने P1, P2 और P3 रख दिया। बी द थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पार्टिकल एट पॉइंट O एज इन फिगर। तो ये पॉइंट O पे एक्ट कर रही हैं। एज इन फिगर से मुराद है कि उसमें हमने एंगल वगैरह डिफाइन कर दिए हैं कि P1 के सामने एंगल अल्फा बन रहा है, P2 के सामने एंगल बीटा बन रहा है और P3 के सामने एंगल अपोजिट जो है वो एंगल गैमा बन रहा है। तो सिंस द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, ये हमें दिया हुआ है, इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस, तो फिर ये दो चीज़ें इंप्रूव करनी है। तो इक्विलिब्रियम में हम तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, तो फिर क्या होगा, उनका सम जीरो होगा। यहाँ से कोई सी दो को तीसरी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लें। मैंने P1 प्लस P2 इज इक्वल टू माइनस P3 लिख दिया। तो टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद P3, जिसको आप सेपरेट करेंगे उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। तो P1 सब के साथ होगा ना, P1 के साथ भी P3 का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, P2 के साथ भी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, और P3 के साथ भी P3 का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अब सेम वेक्टर्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट हो तो उनका आंसर तो जीरो आता है, नल वेक्टर। तो P1 क्रॉस P3 प्लस P2 क्रॉस P3 इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करते हैं, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद P1, ये एक्चुअली हम कर रहे हैं, फोर्सेस को कोप्लेनर शो करना चाहते हैं। और हमने ये पढ़ा था वेक्टर्स में कि थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स आर कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ देयर बॉक्स प्रोडक्ट यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। तो वो काम कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं P1 के साथ। तो इसका P1 क्रॉस P3 जो था उसका भी P1 के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, P2 क्रॉस P3 जो था उसका डॉट प्रोडक्ट भी हो जाएगा P1 के साथ। और राइट पे जीरो जो वेक्टर था उसका P1 के साथ जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो स्केलर जीरो आ जाएगा। तो ये देखें, दो वेक्टर्स अगर सेम हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो उनका आंसर जीरो आता है। और P1 P2 P3, P1 डॉट P2 क्रॉस P3 इज इक्वल टू जीरो। ये क्या हुआ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ P1 P2 एंड P3 इज जीरो, thus the forces P1 P2 P3 आर कोप्लेनर। तो एक कंडीशन हमने
प्रूव कर दी। तो यहाँ तक हमने प्रूव किया था कि फोर्सेस कोप्लेनर है। तो नेक्स्ट देखें, अब हमने सेकंड चीज़ प्रूव करनी है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। तो देखें गिवन हमें वही इक्विलिब्रियम ही है। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 थी, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम गिवन है ना, तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले किसी एक तीनों में से किसी एक के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। मैंने पहले 3 के साथ लिया, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद P3। तो P3 का P1 के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, P2 के साथ भी और P3 के साथ भी। अब P3 क्रॉस P3 तो 0 होता है, तो वो ख़त्म हो जाएगा। और एक को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, P2 क्रॉस P3 को राइट पे शिफ्ट करें तो ये माइनस का P2 क्रॉस P3 बन जाएगा। इस माइनस को ख़त्म करने के लिए ये इसका ऑर्डर चेंज करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है एंटी कम्यूटेटिव है, तो P3 क्रॉस P2 लिखेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये साइन बेशक आप चेंज ना भी करें, क्योंकि जब हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है ना, तो मैग्नीट्यूड में फ़र्क नहीं पड़ता। आप माइनस वेक्टर ए है ना, उसका मैग्नीट्यूड ले लें या माइनस ए का मैग्नीट्यूड लें, वो इक्वल होता है। खैर ये माइनस खत्म कर दिया, अब इसका मैग्नीट्यूड लिया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है कि फर्स्ट वाले का मैग्नीट्यूड, सेकंड वाले का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। वो जो यूनिट वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा ना। तो P1 और P3, अब एंगल ध्यान से लिखना है, P1 और P3 के दरमियान एंगल बन रहा है बीटा। तो ये देखें एंगल बीटा लिख दिया। फिर P3 और P2 के साथ एंगल बन रहा है, P3 और P2 के दरमियान एंगल अल्फा है, तो ये अल्फा लिख दिया। तो हमने P3 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया था, तो देखें यहाँ से P3 यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा P1 ओवर साइन अल्फा, P2 ओवर साइन बीटा। ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 2। अगेन फ्रॉम 1 वही इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन ये वाली, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद P1। अब P1 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो P1 क्रॉस P1, P1 क्रॉस P2, P1 क्रॉस P3, ये P1 क्रॉस P1 तो 0 हो जाएगा। तो उसी तरह से P1 क्रॉस P2 और P2 क्रॉस P1 क्रॉस P2 और P1 क्रॉस P3 बचेंगे। एक को राइट साइड पे शिफ्ट किया, उसका माइनस खत्म करने के लिए ऑर्डर चेंज किया, मैग्नीट्यूड लिया। फिर उसी तरह से एंगल ध्यान से लिखनी है, P1 और P2 के दरमियान एंगल गैमा बन रहा है ये वाला, और P3 और P1 के दरमियान एंगल बीटा बन रहा है। तो यहाँ पे देखें हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया था P1 के साथ, P1 कैंसिल हो रहा है यहाँ से और यहाँ से, तो हमारे पास बच गया P2 ओवर साइन बीटा और P1 ओवर साइन गैमा। अब इक्वेशन 2 और 3 को कंबाइन करके लिखें, देखें P1 ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू P2 ओवर साइन बीटा एंड P2 ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू P3 ओवर साइन गैमा। तो दोनों, यानी ये दोनों जो हैं P2 ओवर साइन बीटा के इक्वल है, तो इनको ये तीनों एक्चुअली इक्वल होंगे। इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इनको रेशो वाली फॉर्म में लिख लिया, यानी ये प्रोपोर्शनल हो गई ना, P1 रेशो P2 रेशो P3 इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा रेशो साइन बीटा रेशो साइन गैमा। अब गौर से देखें, P1 जो है, देखें द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। अब P1 जो है वो P2 और P3 के दरमियान जो एंगल आ रहा था ना, उसके साइन के साथ प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो अल्फा देखते हैं किसके दरमियान एंगल है, अल्फा देखें P2 और P3 के दरमियान एंगल है। तो P1 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखें साइन अल्फा आ रहा है, द एंगल बिटवीन P2 एंड P3। P2 के साथ एंगल आना चाहिए वो जो P1 और P3 के दरमियान बन रहा है, P1 और P3 के दरमियान बीटा बन रहा है, ठीक है। और P3 के साथ वो एंगल आना चाहिए जो P1 और P2 के दरमियान बन रहा है, जो कि एंगल गैमा है। तो इस तरह से था, ये प्रूफ था लेमी थ्योरम का। नेक्स्ट ये दो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं लेमी थ्योरम से रिलेटेड। एग्जांपल 2 है आपकी बुक के पेज नंबर 23 पे। 3 फोर्सेस P, Q एंड R एक्टिंग एट अ पॉइंट, यानी कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, आर इन इक्विलिब्रियम। तो देखें 3 फोर्सेस हैं, कॉन्करेंट हैं, इक्विलिब्रियम में है। तो सीधा लेमी थ्योरम का प्रॉब्लम है। द एंगल बिटवीन P एंड Q इज डबल ऑफ द एंगल बिटवीन P एंड R। प्रूव दैट R स्क्वायर इज इक्वल टू Q टाइम्स Q माइनस P। कह रहे एंगल्स जो हमने अल्फा बीटा गामा लिए थे ना, वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। कह रहा है P और Q के दरमियान जो एंगल है ना, वो डबल है उस एंगल का जो P और R के दरमियान एंगल है। यानी P और R में अगर एंगल थीटा है तो P और Q में एंगल फिर 2 थीटा होगा, उसका डबल। तो सबसे पहले देख लें कि इनके दरमियान तो हमें इन्फॉर्मेशन दे दी है कि P और R के दरमियान एंगल थीटा है और P और Q के दरमियान एंगल फिर 2 थीटा होगा, उसका डबल। तो आप ये जानते हैं कि फुल रोटेशन जो है उसमें एंगल
360 डिग्री होता है ना, तो ये एंगल पीछे कितना बचेगा, टोटल एंगल 2 पाई था, तो 2 पाई में से ये वाले निकाल दें, 2 पाई में से थीटा और 2 थीटा निकाल दें, यानी 3 थीटा निकाल दें, तो यहाँ एंगल आपका बचेगा 2 पाई माइनस 3 थीटा, तो 2 पाई माइनस 3 थीटा बचेगा यहाँ से, ये एंगल है यहाँ पे। तो इसको देखें, लेट द फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट एट अ पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ पे एक्ट कर रही हैं, लेट क्यू एंड आर मेक एंगल, let q and r make angles 2 theta and theta with b respectively, यानी q और r जो हैं वो एंगल 2 थीटा और थीटा बना रहे हैं वेक्टर p के साथ। as the three forces are in equilibrium, so by Lamy theorem, अगर फोर्सेस उसने कहा है कि इक्विलिब्रियम है, तो लेमी थ्योरम क्या कहता है कि the magnitude of each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces, यानी p का जो मैग्नीट्यूड है वो किससे प्रोपोर्शनल होगा, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेज, यानी इसके 2 पाई माइनस 3 थीटा, साइन ऑफ 2 पाई माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू क्यू। अब द एंगल, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेज क्या होगा, थीटा, ये देखें साइन थीटा, फिर आर, फिर साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेज, तो साइन ऑफ 2 थीटा इसके नीचे आ जाएगा। अब साइन ऑफ 2 पाई माइनस 3 थीटा जो है, अब 2 पाई माइनस 3 थीटा ये क्वाड्रेंट बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो साइन ऑफ 2 पाई माइनस 3 थीटा इज माइनस साइन ऑफ 3 थीटा। तो इनको बारी बारी इक्वेट करते हैं, एक बार फर्स्ट को सेकंड के साथ इक्वेट किया, फिर सेकंड को थर्ड के साथ इक्वेट किया, ये देखें। तो पहले दो को जब इक्वेट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पी साइन थीटा इज इक्वल टू ये माइनस साइन 3 थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस क्यू साइन 3 थीटा, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। और फिर जब इन दो को इक्वेट किया तो ये दोनों क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 2 थीटा, और साइन थीटा जो है वो आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है फार्मूला इसका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और आप देख सकते हैं कि ये कैंसिल हो रहे हैं, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2q cos थीटा इज इक्वल टू r, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, r ओवर 2q, इसको हमने इक्वेशन कह दिया, इक्वेशन 2, ये हम आगे यूज करेंगे, cos थीटा की वैल्यू जहाँ पे आएगी ना उसको पुट कर देंगे उसकी जगह। तो इक्वेशन 1 को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, इक्वेशन 1 के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 p साइन थीटा इज इक्वल टू q साइन 3 थीटा था ना, माइनस का q साइन 3 थीटा, तो साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसको आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं कि साइन 3 थीटा को लिख लें साइन ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा, और साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएं, और फिर उसमें वैल्यूज पुट कर दें मल्टीप्लाई करके, कॉस के थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे ना, तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से भी आप देखें, गौर करें तो लेफ्ट पे p साइन थीटा और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे भी साइन थीटा आ रहा है, यहाँ पे भी साइन थीटा आ रहा है, तो साइन थीटा अगर राइट साइड से कॉमन लें तो वो इस वाले साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, p इज इक्वल टू माइनस क्यू, 3 साइन थीटा कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा था तो एक कैंसिल करेंगे, स्क्वायर थीटा रह जाएगा, साइन स्क्वायर रह जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू तो कॉस की है, तो हम क्या करते हैं साइन को लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इनको प्लस माइनस करते हैं, 3 माइनस 4 जो है वो माइनस 1 बन जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा ये लिख दिया। अब इक्वेशन 2 को यूज करते हैं, उसमें cos थीटा की वैल्यू थी जो कि r ओवर 2q के बराबर है, तो cos थीटा की वैल्यू r ओवर 2q थी, तो cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा r स्क्वायर ओवर 4q स्क्वायर। बस ये अब तकरीबन प्रूव हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और q को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, और हमें प्रूव क्या करना था, r स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो r स्क्वायर वाले टर्म को सेपरेट कर लेते हैं, इसको लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं, p राइट पे जाके माइनस हो जाएगा, और ये जो डिवाइड हो रहा है q राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो नेक्स्ट जो सेकंड प्रॉब्लम है वो एग्जांपल 3 है, पेज नंबर 24 पे, 3 forces act perpendicularly to the sides of a triangle at their midpoints, यानी साइड्स के मिड पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं और परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही हैं, एंड आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स, और साइड्स के साथ प्रोपोर्शनल भी हैं, ट्रायंगल की साइड्स की बात हो रही है, प्रूव दैट दे आर इन इक्विलिब्रियम, फिर 3 फोर्सेस के इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, तो देखिए लेमी थ्योरम इसमें कैसे यूज होता है, लेट द फोर्सेस P Q R act perpendicularly at the midpoints of the sides of triangle ABC, इस तरह से एज इन फिगर, कि यानी P जो फोर्स है वो साइड BC पे परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है, फोर्स Q जो है वो साइड AC पे, और R फोर्स जो है वो AB पे।
लेट स्मॉल ए बी सी बी द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। वो जो यूजुअल नोटेशन है हमारी, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। इट इज गिवन दैट द फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स, कि फोर्सेस जो हैं वो साइड्स के साथ प्रोपोर्शनल है, यानी पी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो साइड ए के साथ, क्यू फोर्स का मैग्नीट्यूड साइड बी के साथ, और आर फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो साइड सी की लेंथ के साथ, ये जो साइड ए बी है उसकी लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल है। ये इक्वेशन 1 बन गई। अब लॉ ऑफ साइंस क्या होता है, ए ओवर साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू बी ओवर साइन बी इज इक्वल टू सी ओवर साइन सी। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब ये जो साइन ए साइन बी साइन सी है ना, ये जो हमें दिया गया कि फोर्सेस जो हैं एक्ट कर रही हैं मिड पॉइंट्स पे परपेंडिकुलरली, उससे देखें हम क्या कर सकते हैं कि फ्रॉम फिगर ये जो एंगल है क्यू ओ आर, इसको गौर से देखें, क्यू ओ आर, ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री माइनस ए। कैसे, ये देखें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि n माइनस 2 टाइम्स 180 डिग्री होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, एन साइडेड पॉलीगॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब गौर करें कि ये सीखने वाली चीज़ है कि ये जो है ना क्वाड्रिलेटरल कौन सी की बात हो रही है, ये 2 3 4, ये 4 साइडेड फिगर जो है ना इस क्वाड्रिलेटरल की फिलहाल बात करते हैं। तो इसका जो टोटल एंगल अंदर वाला है ना वो कितना होगा, 360 डिग्रीज। हर क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल जो है वो 360 डिग्री होता है। ऑल्सो ईच फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलरली टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल। हर फोर्स जो है वो परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल भी 90 डिग्री का है। अब देखें कैसे निकालते हैं। अब ये टोटल एंगल हमें पता है 360 डिग्री है, ये दो बीच में से 90 डिग्री की है, और ये हमें पता है ये एंगल ए है। तो टोटल क्या बनेगा, 90 प्लस 90 यानी 180 प्लस ए प्लस फॉर एग्जांपल ये थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 360 माइनस 180 माइनस ए। तो 360 माइनस ये वाले माइनस ये, तो 360 माइनस 180 बचा और माइनस ए। इस तरह से ये क्यू आर जो है 180 माइनस ए के इक्वल है। सिमिलरली जो पी ओ आर है इसकी बात हो रही है, पी ओ आर इस एंगल की बात आ रही है, उसमें ये वाला क्वाड्रिलेटरल लेंगे उसका भी 360 एंगल है, उसमें से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री के हैं, तो 180 बच गया। तो 180 माइनस बी बनेगा वो एंगल, ये वाला। और जो एंगल पी ओ क्यू है, ये पी ओ क्यू इसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 180 माइनस सी होगा, बिल्कुल उसी तरह से। तो हमें पता है कि साइन ऑफ क्यू ओ आर जो है वो साइन, अब इस पे साइन अप्लाई किया ना, साइन ऑफ 180 माइनस ए के इक्वल होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, तो साइन 180 माइनस ए जो है साइन ए के इक्वल होगा। साइन पी ओ आर जो है वो साइन ये वाला साइन 180 माइनस बी, और साइन 180 माइनस बी जो है वो साइन बी के इक्वल होता है। सिमिलर इस पे साइन अप्लाई करेंगे तो साइन पी ओ आर इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस सी, और साइन 180 माइनस सी जो है साइन सी के इक्वल है। तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन 2 थी इसको हम यूं लिख सकते हैं कि a ओवर साइन क्यू ओ आर, क्योंकि साइन a इज इक्वल टू साइन ऑफ क्यू ओ आर, ये भी हमने प्रूव किया। साइन a इज इक्वल टू साइन ऑफ क्यू ओ आर, तो हमने a के नीचे जो साइन a था उसकी जगह साइन क्यू ओ आर लिख दिया, और b के नीचे साइन b था, तो साइन b जो है वो इक्वल है साइन ऑफ एंगल पी ओ आर, तो वो लिख दिया, और साइन c की जगह पे साइन ऑफ एंगल पी ओ आर लिख दिया। तो अब इक्वेशन 1 और 3 को गौर से देखें, ये इक्वेशन 3 है, सॉरी यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, ये इक्वेशन 3 है। तो इक्वेशन 1 और 3 को गौर से देखें अगर आप, तो देखें यहाँ लिखा हुआ क्या है, ये लिखा हुआ कि फोर्सेस पी क्यू आर प्रोपोर्शनल टू ए बी सी, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ ए बी सी आर प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ क्यू आर, साइन ऑफ पी ओ आर, साइन ऑफ पी ओ क्यू। तो जो ट्रांजिटिविटी है प्रोपोर्शनलिटी की, कि पी क्यू आर प्रोपोर्शनल टू ए बी सी एंड ए बी सी आर प्रोपोर्शनल टू दीज साइन, सो पी क्यू आर विल बी प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ दीज एंगल्स, ये इस तरह से।
ठीक है, तो अब देखें ये क्या बन रहा है, P के नीचे साइन किस एंगल का आ रहा है, P के नीचे साइन एंगल आ रहा है QOR, द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। अच्छा, Q के नीचे कौन सा आ रहा है, साइन ऑफ एंगल POR, द अदर टू फोर्सेस, P और R के दरमियान, और R के नीचे एंगल कौन सा आ रहा है, POQ, द अदर टू फोर्सेस। So each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces. तो अब सो बाय लेमिस थ्योरम, ये एक्चुअली लेमिस थ्योरम का कन्वर्स है कि अगर तीन कॉन्करेंट फोर्सेस इस तरह से हों कि ईच इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस, देन द फोर्सेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, ये उसका कन्वर्स है। तो सो बाय लेमिस थ्योरम द फोर्सेस पी क्यू आर इन इक्विलिब्रियम। तो यूं था ये प्रॉब्लम।